हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। आज हम लोग इंटरनेशनल वाला सेक्शन करेंगे। अभी तक बिहार, लेटेस्ट करंट अफेयर, नेशनल, ये सब कुछ हो चुका है। आज हम इंटरनेशनल वाला करेंगे। हम लोग ये 2021 से जनवरी से 2022 जनवरी तक कंप्लीट करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है। हालांकि उससे पहले उसके बाद करा चुके हैं, अगस्त तक हो चुका है, लेकिन पीछे से चल रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल वाला सेक्शन आज किया जाएगा। बहुत कम न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं आपको, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। और मेरा टेलीग्राम चैनल का 2 टेलीग्राम चैनल है, आप किसी पर भी जुड़ सकते हैं। यदि आप एक टेलीग्राम चैनल है जीएस सिंपलर नाम है, वहाँ आप जुड़िए। और दूसरा है मेंस एनरिचमेंट, आप सर्च करिएगा तो आ जाएगा ये। तो यहाँ दो चैनल है, इसमें से आप कहीं भी जुड़ सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे इसी चैनल पर ज्योग्राफी का भी कंप्लीट सेक्शन आ रहा है, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक। अभी तक क्लास 6 की ज्योग्राफी और क्लास 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी गई है, जो कि हिंदी में है। इंग्लिश में थोड़ा अभी डिले हो रहा है, लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी बीपीएससी का 67 आने वाला है, तो अभी थोड़ा इधर बिजी हूँ, तो वो भी आएगा। और क्लास 8 का साइंस भी शुरू किया था मैंने, वो भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा दिन कम से कम हमें लगता है कि 30 तारीख तक, जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक उस पर वीडियो नहीं आ पाएगी। फिलहाल आप लोग हिंदी वाले जो भी हैं यहाँ पर, वो ज्योग्राफी का सेक्शन आप क्लास 6 और क्लास 7 का एनसीईआरटी आप जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक दिन वहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी जा रही है। और इसका भी कई सारे सेक्शन हो चुका है इसमें। जैसे बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, मतलब बिहार स्पेशल करने का मतलब बिहार करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो लेटेस्ट करंट अफेयर है अगस्त से लेकर जनवरी 2022 तक, फरवरी 2022 तक की है, और जनवरी का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, तो वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और ये जो अब ला रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल, बिल्कुल सेक्शन वाइज जो आ रहा है, ये जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक का फुल पैकेज है ये, ठीक है। काफ़ी अच्छी करंट अफेयर है, आप देखिए। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और तक अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे काम भी कर पाएंगे, हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए, क्योंकि समय बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल में सबसे पहला न्यूज़ है। हालांकि जो इसमें देखिए पढ़ चुके होंगे उसको लगेगा सारा चीज़ के पढ़ा हुआ ही है और एक रिवीजन के तौर पर हो गया होगा। और जो नहीं पढ़े हैं अभी तक करंट अफेयर, एटलीस्ट जो हम वीडियो दे रहे हैं चैनल पर, कम से कम उसको 2 से 3 बार आप देख डालिए। 30 तारीख तक आपका करंट अफेयर कहीं से भी छूटने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, ठीक है। पूरे दुनिया में पहला ऐसा हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है। हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट का करने का क्या मतलब है? बोट आप लोग समझते हैं ना, बोट नाव, तो उड़ने वाली नाव है। और हाइड्रोजन पावर्ड मतलब इसमें जो फ्यूल लगेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन का फ्यूल लगेगा। इसका नाम है द जेट। बस आपको इतना सा बात याद रखना है, ये कहां पर शुरू हुआ है, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये दुबई फर्म है एक, जिसका नाम है द जेट जीरो एमिशन, इसका नाम है। ये फर्म का मतलब होता है इंडस्ट्री, ठीक है। फर्म का मतलब होता है बनाने वाली कंपनियां। तो द जेट जीरो एमिशन ये कंपनी का नाम है। इन्होंने दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट बनाया है, जिसका नाम है द जेट। ये कहां पर शुरू हुआ है? तो दुबई में हुआ है। कहां पर? दुबई में, यानी कि यूएई में, दुबई में हुआ है। इतनी सी बात आपको याद रखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनल लॉक। देखिए, कैनल लॉक का क्या मतलब होता है? कहीं कहीं पर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि जो शिप होता है, शिप जो जानते हैं ना, शिप नाव जो होती है, वो गहरे पानी में चलती है, क्योंकि अगर पानी सैलो होगा, मतलब कम होगा, तो वो जमीन में टकराएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, कोई समुद्र ऐसा होता है जहां पर कि पानी गहरा नहीं होता है, तो क्या होता है, वहां पर वो शिप किनारे तक नहीं आ पाती है, उसको दूर में ही रोकना पड़ता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक कैनल लॉक बनाया जाता है। कैनल लॉक का मतलब इतना सा समझ लीजिए, आप लोग गांव घर में देखे होंगे, पोखर समझते हैं, पोखर एक लेक टाइप का होता है, उसको मतलब कोड़ दिया जाता है और बहुत बड़ा बना दिया जाता है, स्विमिंग पूल जैसा, और इधर भी गेट लगा देते हैं, इधर भी गेट लगा देते हैं, ऐसे भी लगा देते हैं, और से मतलब बिल्कुल लॉक कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वाटर का जो लेवल है ऑलवेज मेंटेन रहता है, एक ही डेप्थ पर वाटर रहता है, जिससे क्या होता है कि नाव को आने में, शिप को आने में आसानी होती है, यानी कि वो हार्बर तक, यानी किनारे तक वो अच्छे से आ सकते हैं। तो इसी को कैनल लॉक बोला जाता है। तो वही बोला
जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक कहां पर शुरू हुआ है, तो नीदरलैंड में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर हुआ है, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में एक स्मॉल पोर्ट है। पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब क्या होता है, जहां पर शिप जाकर लगती है। ठीक है, जैसे रेलवे है, ट्रेन है, ट्रेन कहां लगेगा, रेलवे स्टेशन में। बस कहां लगेगी, बस स्टेशन में। वो एरोप्लेन कहां लगेगा, एयरपोर्ट में। उसी प्रकार से शिप कहां पर लगेगी, तो पोर्ट पर लगती है, हार्बर पर लगती है, या इसको बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये कौन सा है, इमोइदेन। इमोइदेन नाम है इसका। ठीक है, ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट का नाम है इमोइदेन, और ये कहां पर, ये एम्स्टर्डम में है। और एम्स्टर्डम कहां पर है, तो ये नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड। तो इमोइदेन क्या है, एक स्मॉल पोर्ट सिटी है। कहां पर, पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम खुद ही अपना पोर्ट है, और वहां पर एक छोटी सी सिटी है, पोर्ट सिटी है, इसका नाम है इमोइदेन। वहीं पर इसको सबसे लंबा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनल लॉक बनाया गया है। ठीक है, ये है कहां पर, नीदरलैंड में। इतना सा बात याद रखेगा। 500 मीटर का है, और मतलब 500 मीटर का ये सी लॉक है टोटल, और लॉन्ग है ये, और 70 मीटर क्या है, वाइड है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखें कहां पर इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, P3 मूवमेंट, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 जनवरी 2022 को शुरू किया गया। क्या बात, 17 जनवरी 2022 को शुरू किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। P3 यानी कि प्रो प्लानेट पीपल मूवमेंट शुरू किया गया। ठीक है, कहां पर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा जो हुआ था, उसके तहत इस चीज को लाया गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस इकोनॉमिक फोरम या किस फोरम के दौरान, किस मीटिंग के दौरान ये चीज प्रो प्लानेट पीपल लाया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान। ठीक है, रेयर अर्थ्स एक्ट। अब ये रेयर अर्थ एक्ट क्या है, देखिए ये रेयर अर्थ एक्ट कहां पर आया है, सबसे पहली बात ये जानिए, यूएस के सीनेट में। सीनेट का मतलब क्या होता है, देखिए सीनेट का मतलब क्या होता है। सीनेट का मतलब, जैसे कि यहां पर क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है, और यहां पर राज्यसभा है, लोकसभा है। उसी प्रकार से वहां का जो राज्यसभा है उसको क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। या तो सीनेट, आप पूरे पार्लियामेंट को क्या बोल सकते हैं, सीनेट बोल सकते हैं। तो वहां पर एक बिल लाया गया है, रेयर अर्थ्स एक्ट। ये बिल लाया गया है। इस बिल के अंतर्गत क्या किया जाना है, टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट। जो रेयर अर्थ एलिमेंट होता है उसका डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करना है, ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो सके। ठीक है, इसलिए क्या लाया गया है, ये यूएस सीनेट में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा, रेयर अर्थ एक्ट या तो बिल कहां पर लाया गया है, तो यूएस के सीनेट में, यानी कि यूएस में लाया गया है। 102nd मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुवाहाटी में। सॉरी, गुवाहाटी में नहीं, गुरुग्राम में। ठीक है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो एक कैरेबियन नेशन है। ठीक है, कैरेबियन नेशन मतलब क्या होता है, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी कहां पर है, आप लोग अगर मैप देखे होंगे यूएस का, ऐसे करके, ऐसा करके, तो ये वाला जो पूरा ओशियन इस जगह पर है, अटलांटिक ओशियन का एक हिस्सा है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैरेबियन सी बोलते हैं। तो कैरेबियन सी की एक कंट्री है छोटी सी, एंटीगुआ एंड द बारबुडा। एंटीगुआ एंड बारबुडा, ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गए हैं। ठीक है, तो ये 102nd मेंबर बना है, यानी कि 102वां नंबर कौन बना है, कि उस क्वेश्चन में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द 102nd मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कौन सा हो जाएगा, एंटीगुआ एंड द बारबुडा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने की इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, अभी रिसेंटली ही 101 नंबर का मेंबर कौन बना था, यूएस ज्वाइन हुआ था। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। तो 101 नंबर का कौन बना है, तो यूएस। 101 नंबर का यूएस बना है, और 102 नंबर का कौन बना है, तो 102 नंबर का बना है कौन, एंटीगुआ एंड द बारबुडा। आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज ज्वाइंटली लॉन्च बाय द, यानी कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर इस चीज को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था। कब, 2015 में, ड्यूरिंग द 21st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज COP21। आप लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में सुने होंगे। इधर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहां पर, ग्लासगो इंग्लैंड में हुआ है, 26 नंबर का। तो उसी प्रकार से 21 नंबर की कहां पर, फ्रांस पेरिस में हुआ था। कहां पर, फ्रांस में एक पेरिस है, यानी कि उसका कैपिटल है, वहीं पर COP21 हुआ था। उसी समय में ये COP21 क्या है, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो है, UNSC, इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। सिंपल सी बात समझिए कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मीटिंग तो होगा ना, ऑर्गेनाइजेशंस बनते क्यों है, मीटिंग करने के लिए, मीटिंग करेंगे। तो ये जो मीटिंग होता है ना, इस मीटिंग का नाम रख दिया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, पार्टी का कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन होता है। तो 21वां नंबर का जो सम्मेलन हुआ था, ये फ्रांस पेरिस में हुआ था। उसी दौरान क्या हुआ था, ये 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में। उसी दौरान क्या था, भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो 3 बात हम बताए हैं यहां पर याद रखिएगा कि 2015 में इसको शुरू किया गया। 21 नंबर का सेशन था, यानी कि COP21 के दौरान कहां पर हो रहा था, पेरिस फ्रांस में हो रहा था, टू प्रमोट द सोलर एनर्जी वर्ल्ड वाइड। ठीक है,
सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। अब चलिए यूएनएससी रिजोल्यूशन टू स्टॉप द न्यूक्लियर वार, एक यूएनएससी में रिजोल्यूशन डाला गया है न्यूक्लियर वार को क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। तो अ रिजोल्यूशन टू स्टॉप द न्यूक्लियर वार वाज टेकन बाय द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इतनी सी बात याद रखते हैं, बाकी इसमें कहीं कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए अकीलन इस्माइलोव कौन है, अली खान, सॉरी अली खान नहीं, अली खान इस्माइलोव कौन है, कजाकिस्तान का ये प्राइम मिनिस्टर बना है। छोटा सा इंफॉर्मेशन है, याद रखिए। तो कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका नाम है कासिम जोमाट। क्या नाम है, कासिम जोमाट तोकायेव। तो अब जोमाट याद रखिए, अब जोमाट याद रख सकते हैं, जोमेटो से जोमाट याद रखिए यहाँ पर। तो प्रेसिडेंट कौन होगा, जोमेटो यानी कि जोमाट है, ठीक है। तो का ये भी सब याद रखने का जरूरत नहीं है, जो चीज याद रहती है वो याद रखिए। तो जोमाट आपको याद रहेगा, ये कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। इन्होंने अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। कौन, अली खान इस्माइलोव, याद रखिएगा अली खान इस्माइल कर रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कहां का, कजाकिस्तान का है, किर्गिस्तान का नहीं, कजाकिस्तान का है। रसिया यूएस डायलॉग ऑन द यूक्रेन। देखिए यूएस रशियन ऑफिशियल्स मेट जेनेवा टू हैव द डायलॉग ऑन द टेंशन अराउंड। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच काफी टेंशन चल रहे थे इधर। उसी टेंशन को पार्ट आउट करने के लिए, कम करने के लिए यूएस और रशियन ऑफिशियल्स के बीच क्या हुआ, एक वार्तालाप हुआ। कहां पर, जेनेवा में हुआ। बस इतना सा बात याद रखिए, बाकी कुछ भी नहीं है। आईईए रिपोर्ट ऑन द इंडियाज इथेनॉल कंजप्शन। देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कौन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट आया है जो क्या कहता है, इंडिया में सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एथेनॉल कंज्यूमर आफ्टर द यूएस एंड द ब्राजील बाय द 2026। सीधी सी बात कर रहा है यहाँ पर ये कि भारत जो है 2026 तक वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल कंज्यूमिंग स्टेट बन जाएगा, कंट्री बन जाएगा। एथेनॉल कंज्यूमिंग का मतलब क्या होता है, एथेनॉल का मतलब क्या है, एथेनॉल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, C2H5OH। इसको दारू बोलते हैं, दारू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, दारू बोलते हैं। तो एथेनॉल कंज्यूमिंग होता है ना, दारू पीते हैं ना, एथेनॉल कंज्यूमिंग। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जहां पर एथेनॉल का कंज्यूमिंग किया जाता है। किसके बाद, यूएस और ब्राजील के बाद। कब तक, 2026 तक। पहले नंबर पर यूएस, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत है। लेकिन पहले तीसरे नंबर पर चाइना हुआ करता था, अब भारत है। तो भारत किसको पीछे छोड़ा है, चाइना को पीछे छोड़ा है, याद रखिएगा। इथेनॉल डिमांडेड हैज ट्रिपल्ड इन द इंडिया बिटवीन 2017 से 2021। 2017 से 2021 के बीच में क्या हुआ, इथेनॉल का डिमांड बढ़ गया है भारत में। आप समझिएगा ये यहाँ पर कि ये पीने इथेनॉल तो पिया जाता है, ये वो हम जान रहे हैं दारू, लेकिन ये दारू के कैटेगरी में नहीं, तीसरे नंबर पर है। एथेनॉल कंज्यूमिंग का मतलब है एथेनॉल का आजकल यूज सबसे ज्यादा कहां पर किया जा रहा है, पेट्रोल के ब्लेंडिंग में। यानी पेट्रोल में उसको ब्लेंड किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, ताकि पेट्रोल का डिपेंडेंसी जो है, जो हम लोग पेट्रोल पर डिपेंडेंट है, पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है भारत का, वो पैसा कम हो सके, ठीक है। तो पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने के लिए इस दृष्टिकोण से, यानी एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जो कि सबसे ज्यादा एथेनॉल का कंजप्शन करता है। सबसे पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है और तीसरे नंबर पर चाइना था, लेकिन अब भारत आ गया है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसको पीछे छोड़ा है, तो चाइना को पीछे छोड़ा है, ठीक है। एंड इंडिया जो है 2021 हैज ब्रॉट फॉरवर्ड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। भारत का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है, एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट का क्या मतलब होता है, गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना, इसको बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसका टारगेट क्या है, तो 20% इसका टारगेट है। बोला है कि 100% सॉल्यूशन में, 100% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, विलियन का क्या मतलब होता है, पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ रहेगा तो एक सॉल्यूशन बनेगा। तो 100% सॉल्यूशन में 20% क्या मिलाया जाएगा, अब 20% यहां पर इथेनॉल मिलाया जाएगा। और ये टारगेट को कब तक पूरा किया जाएगा, तो ये टारगेट को 2025 से 2030 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। और अभी प्रेजेंटली क्या कितना था, जो कि क्या मिलाया जा रहा था, किस प्रोपोर्शन में मिलाया जा रहा था, किस रेशियो में, तो 8.5% मिलाया जा रहा था। अभी कितना, 8.5% मिलाया जा रहा था। लेकिन 2025 से लेकर 30 तक कितना, 20% भारत एथेनॉल ब्लेंडिंग करने लगेगा, याद रखेगा। विद दिस डिसीजन इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड। भारत कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है, कब तक, 2070 तक। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। क्या है, भारत जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डोर टू हेल, आप लोग गेटवे टू द हेल इधर न्यूज में बहुत सारा था, बहुत ज्यादा न्यूज में था, आप लोग इधर देखे होंगे।
क्या है, तुर्कमेनिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर दे दिया है कि गेटवे टू द हेल को बंद करना है। अब ये गेटवे टू द हेल है क्या चीज? तो पहली बात तो आप यहां पर ये याद रखिए कि एग्जाम में आएगा कि गेटवे टू द हेल कहां पर है, तो कहां पर है ये? तुर्कमेनिस्तान में है। कहां पर? तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में एक गांव है जिसका नाम है दरवाजा, ठीक है, तो वही दरवाजा में क्या है, ये गेटवे टू द हिल है। अब गेटवे टू द हिल है क्या? देखिए ये एक क्रेटर है। क्रेटर का मतलब समझते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ठीक है। उस गड्ढे से क्या होता है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इस गड्ढे से नेचुरल गैस जो है ना निकलते रहता है और आग जला हुआ रहता है उसमें, ठीक है। तो नेचुरल गैस उसे लगातार निकलते रहता है। तो ये गेटवे टू द हिल कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिससे नेचुरल गैस निकलते रहता है। कहां पर है ये? तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में कहां पर है? तो दरवाजा में है। इसको जो है डोर टू द हिल भी बोला जाता है, इसको गेट्स टू द हिल भी बोला जाता है। ये दरवाजा तुर्कमेनिस्तान में है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको गेट्स ऑफ हिल भी बोला जाता है, ठीक है, गेट्स ऑफ हिल भी बोला जाता है। ये 60 मीटर वाइड है, चौड़ा है, और 20 मीटर क्या है, गहरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इन चीजों को। नुसांत्रा ये न्यू कैपिटल इंडोनेशिया का, यानी इंडोनेशिया का नया कैपिटल कौन सा बन गया है? नुसांत्रा बन गया है, आप लोग याद रखिएगा। नुसांत्रा हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू कैपिटल ऑफ द इंडोनेशिया, ठीक है। तो रिप्लेसिंग किसको रिप्लेस किया है? जकार्ता को। जकार्ता क्या था पहले, इसका कैपिटल था, इसको रिप्लेस करके अब नुसांत्रा इसका कैपिटल बन गया है। तो कहां पर है? ईस्ट कलिमंतर। ईस्ट कलिमंतर एक आइलैंड है, तो वहां पर ये नुसांत्रा है, याद रखिएगा। जकार्ता को और कैपिटल कब घोषित किया गया था? तो 1949 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू अप्रूव द कैनेबिस फॉर द पर्सनल यूज। ऐसा कौन सा यूरोपियन नेशन, पहला यूरोपियन नेशन बन गया है जहां पर कैनेबिस, कैनेबिस मतलब समझते हैं? कैनेबिस का हिंदी से भांग होता है, एक्चुअल हम जान नहीं रहे हैं, लेकिन जहां तक हम सुने हैं कैनेबिस का मतलब क्या होता है? भांग होता है। उस भांग को जो है ना लीगल कर दिया गया है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए उसको लीगल कर दिया गया है। तो कहां पर? माल्टा में। कहां पर? माल्टा में। यह पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है, पहली यूरोपियन कंट्री जहां पर कैनेबिस को यानी भांग को लीगल कर दिया गया है। तो वो कौन सा है? माल्टा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और थोड़ा सा यहां पर जान लीजिए, कुछ नहीं, 7 ग्राम जो है रख सकता है, सब ये सब जानने का कोई जरूरत नहीं है। यानी कि सीधा जो 18 साल का हो गया है वो 7 ग्राम भांग अपने साथ अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकता है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन, ये कहां पर शुरू हुआ है? मेट्रो लाइन है ये, मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन कहां पर हुआ है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन वाज इनॉग्रेटेड इन द चाइना संघाई प्रोविंस। तो याद रखिएगा, चाइना का जो संघाई प्रोविंस है वहां दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन यानी सबसे लंबा मेट्रो लाइन शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना है? तो 167 किलोमीटर का है, सॉरी 167 नहीं, यहां पर देखिए 831 किलोमीटर का, कितना? 831 किलोमीटर का है। पिलर ऑफ द सेम डिमोलिश्ड। अब ये पिलर ऑफ सेम कहां पर है? तो ये डिमोलिश है, यहां पर डिमोलिश कर दिया गया इसको, यानी कि इसको ढा दिया गया है, गिरा दिया। जैसे भारत में अभी क्या किया, नोएडा में 2 बिल्डिंग खत्म कर दिया ना, डिमोलिश कर दिया, उसको गिरा दिया। उसी प्रकार से पिलर ऑफ सेम जो है ये दिसंबर 2021 को हांगकांग में ये गिरा दिया गया, ठीक है। तो हांगकांग में था। तो ये क्या दिखाता था? स्टेचू कमेमोरेटिंग द पीपल किल्ड इन द बीजिंग तियानमेन स्क्वायर। बीजिंग का जो तियानमेन स्क्वायर है, तियानमेन, ये भी पूछा जा सकता है कि तियानमेन स्क्वायर कहां पर है। तो ये तियानमेन स्क्वायर कहां पर है? तो ये बीजिंग में है। बीजिंग का जो तियानमेन स्क्वायर है, यहां पर कई लोगों को मारा गया था, तो उसी को कमेमोरेट करता था ये, मतलब उसी को दर्शाता था ये, ठीक है, उसी को आयोजित करता था, बताता था ये। तो पिलर ऑफ सेम, कौन? पिलर ऑफ सेम। ये पिलर ऑफ सेम कहां पर है? हांगकांग में है, ठीक है। तो इसको गिरा दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। 4.5 डे वर्क वीक इन यूएई। तो याद रखिए यहां पर बात, भारत में है वर्किंग डेज कब से कब तक चलता है? मंडे टू सैटरडे चलता है, मंडे टू सैटरडे। लेकिन यूएई एक ऐसा देश हो गया है जहां पर 4.5 दिन ही काम करना पड़ेगा। अब कितना? 4.5 दिन, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन, और फ्राइडे को आधा दिन तक, यानी 8 घंटे की वर्किंग आवर होती है। तो यहां पर 4 दिन तक जो है बिल्कुल 8 घंटे तक काम करना है, ठीक है, और 3 दिन तक बिल्कुल 8 घंटे तक काम करना है, और जो चौथा दिन है उस दिन क्या करना है? आधा घंटा काम करना है। तो यहां पर देखिए, यूएई अनाउंस्ड ऑल गवर्नमेंट एंटिटीज, जितना भी उसका गवर्नमेंट ऑफिशियल है, विल अडॉप्ट न्यू वर्क वीक शेड्यूल। तो न्यू वर्क वीक शेड्यूल क्या है? 4.5 डेज विथ फ्राइडे आफ्टरनून। फ्राइडे को क्या होगा? आफ्टरनून तक ही काम करना है, एंड सैटरडे एंड संडे फॉर्मिंग द न्यू वीकेंड, मतलब कि वीकेंड होगा, सैटरडे और संडे को आप छुट्टी मना सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि 4.5 दिन का वर्क वीक कहां पर कर दिया गया है? तो ये यूएई में कर दिया गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऐसा किया गया है, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूएई इज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस अ नेशनल वर्किंग वीक शॉर्टर देन द ग्लोबल 5-day वीक। पूरी दुनिया में जो है 5 दिन का चलता है, ठीक है, 5 दिन का, लेकिन ये 4.5 दिन का कर दिया है भाई साहब, ठीक है, मंडे से लेकर थर्सडे तक, ठीक है, और फ्राइडे को क्या है 4.5 घंटा का चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेबिक कैलीग्राफी नॉलेज स्किल्स एंड द प्रैक्टिसेस। देखिए अरेबिक कैलीग्राफी जो है नॉलेज स्किल्स एंड द प्रैक्टिसेस हैज बीन ऑफिशियली एडेड टू द यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। सीधी सी बात यहां पर बोला जा रहा है कि यूनेस्को का जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होता है किसका, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, ठीक है, इसमें अरेबिक कैलीग्राफी को शामिल कर लिया गया है। किसको, अरेबिक कैलीग्राफी को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये सऊदी अरबिया के द्वारा थोड़ा जोर लगाया गया था और इसलिए ये हो पाया है। सऊदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो 2020 और 2021 है इसको ईयर ऑफ अरेबिक कैलीग्राफी बोला जाएगा, ठीक है। किसने, सऊदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 2020 और 2021 को। दुबई वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट बन गया है। 100% पेपरलेस गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि वहां पर जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग होगा वो ज्यादातर अब डिजिटल होगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 100% डिजिटल कौन हो गया है, तो दुबई हो गया। यहां पर देखिए दुबई हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस, ठीक है, यानी 100% पेपरलेस गवर्नमेंट कौन सा हो गया है, दुबई का हो गया है, याद रखिएगा। अब यूएसए, यूके और कनाडा भी सोच रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए ये ऑपरेशन HAECHI सेकंड है, ये इंटरपोल के द्वारा शुरू किया गया। तो याद रखिएगा ये एक ऑपरेशन है जिसका नाम क्या है, HAECHI सेकंड, ये इंटरपोल के द्वारा शुरू किया गया। क्यों, 2 चीजों पर कर्व करने के लिए, यानी कि एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई गई जो कि 20 से ज्यादा कंट्री में क्या किया है, अरेस्ट किया है लोगों को, जो कि और 1000 इंडिविजुअल को अरेस्ट किया है और सीज क्या किया है, तो 27 मिलियन ऑफ द इलिसिट फंड्स। देखिए सीधी सी बात बोला जा रहा है, टेरर फंडिंग वगैरह होता है यहाँ पर, ठीक है, टेरर फंडिंग वगैरह होता है, फिनेंशियल क्राइम होता है, ये साइबर क्राइम भी होता है। तो साइबर क्राइम हो गया, टेरर फंडिंग हो गया, इन सब पर जो है लोगों को अरेस्ट करने के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है HAECHI, और ये किसके द्वारा, तो इंटरपोल के द्वारा चलाया गया। आप लोग याद रखिएगा इन चीजों को। फर्स्ट ऑफिशियल विजिट बाय एन इजरायली लीडर टू द UAE, यानी इजराइल का लीडर का पहला विजिट हुआ है कहां पर, UAE में, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफिशियल विजिट बाय एन इजरायली लीडर टू द UAE कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर इजराइल मिस्टर नेफ्थाली बेनेट। याद होगा आप लोगों को कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो कौन है, तो मिस्टर नेफ्थाली बेनेट। उन्होंने अपना एक विजिट स्टार्ट किया है, एक जर्नी स्टार्ट किया है UAE के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू द ISA। तो यहां पर ध्यान से देखिए, डेट भी यहां पर आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 2021 को, कब, 9 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 2021 को भारत और फ्रांस के द्वारा शुरू किया किस ऑपरेशन को, ठीक है, किस अलायंस को या किस मीटिंग को या किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है, तो वो किसको दिया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिया गया है। आप लोग याद रखेगा। इंडिया परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन TS त्रिमूर्ति के द्वारा यह इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। टोटल 80 कंट्री है जो कि साइन कर चुका है, ठीक है, ISA को और रेटिफाइड कर चुका है, और 101 कंट्री है जो कि इसका एग्रीमेंट को साइन किया है ओनली। तो याद रखिएगा ये बात। कहने का मतलब है कि 101 कंट्री साइन कर चुका है और 80 कंट्री साइन करने के साथ साथ रेटिफिकेशन भी दे दिया है, ठीक है, मतलब अपनी पूरी तरीके से मंजूरी दे दी गई है, इसके सभी शर्तों को मान लिया गया है। तो 80 कंट्री इसके शर्तों को मान लिया है और 101 कंट्री अभी साइन करके रखा है, लेकिन जो उसका पार्लियामेंट है उससे अभी वो चीज पास नहीं हुआ है। आप लोग साइन और रेटिफिकेशन में अंतर समझिए। देखिए साइन का मतलब होता है जस्ट गए साइन कर दिए, ठीक है, और रेटिफाइड करने का मतलब होता है कि उसका पार्लियामेंट जो है, उसका पार्लियामेंट उस चीज को पास किया है या नहीं किया है, इसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन द हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज 2021, ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ, किसके बीच हुआ, ये सब देखते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज, कौन सा, पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस हेल्ड फ्रॉम नवंबर इतना से हुआ। वेन्यू कहां पर हुआ, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड द इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ और कौन कौन थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड NTPC लिमिटेड, इन सबों के द्वारा मिलकर कॉन्फ्रेंस ऑन द हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज क्या किया गया है, हेल्ड किया गया है, कहां पर, दिल्ली में। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा।
बारबाडोस वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक बनने का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक बनने का मतलब होता है कि जो वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बल्कि हेड ऑफ द पूरा जो नेशन का हेड होगा, प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। क्या होगा? इलेक्टेड होगा। यानी कि राजा रानी वगैरह ये सब नहीं होगा। अगर राजा रानी होगा तो उसको मोनार्की बोलेंगे, रिपब्लिक नहीं बोलेंगे, तो याद रखिएगा। तो बारबाडोस जो है ये पूरे दुनिया का बिल्कुल न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है, एकदम बिल्कुल नया रिपब्लिक बना है। इट ऑफिशियली रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड एज द हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि बारबाडोस में क्या हुआ करता था कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जिनकी अभी इधर हाल फिलहाल में अभी कल परसों इनकी मृत्यु हो गई है, ये यहाँ की रानी हुआ करती थी, यानी हेड ऑफ द स्टेट हुआ करती थी। तो अब बारबाडोस ने हेड ऑफ द स्टेट उसको हटा दिया है और वहां पर अपना इलेक्टेड रिपब्लिक प्रेसिडेंट बैठाने लगे हैं, ठीक है। तो लगभग 400 साल से यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी बना हुआ था। ये लगभग 400 साल से क्या था? ब्रिटिश कॉलोनी बना हुआ था। बारबाडोस क्या है? ये कैरेबियन आइलैंड नेशन है। ये फर्स्ट बिकेम द इंग्लिश कॉलोनी कब बना था? 1625 ईस्वी में। कब बना था? यानी अंग्रेज यहाँ पर कब्जा किया था कब? 1625 में। और तब से लेकर आज तक 2022 तक क्वीन एलिजाबेथ ही वहां का हेड ऑफ द स्टेट हुआ करती थी, ठीक है। और इसको इंडिपेंडेंट कब किया गया था? तो 1966। देखिए इंडिपेंडेंट करना और रिपब्लिक होना इन दोनों में अंतर है। हमारा देश इंडिपेंडेंट कब हुआ था? तो 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। और रिपब्लिक कब हुआ हमारा देश? तो 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है, जब पहला प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना गया। तो उसी प्रकार से बारबाडोस क्या है? ये दुनिया का पहला न्यूएस्ट रिपब्लिक है। ये इंडिपेंडेंट तो 1966 में ही हो गया था, लेकिन ये रिपब्लिक अभी 2022 में बना है, यानी कि 2021 में बना है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। फंडिंग ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स इन द नेपाल, मतलब कुछ नहीं बोला जा रहा है। नेपाल में जो है कुछ हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को कुछ कल्चरल हेरिटेज साइट है उसको रिकवर करना है उसको, उसके लिए भारत पैसा दे रही है। कितना? $50 मिलियन दे रहा है, ज्यादा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके साइन द की डील इन द न्यूक्लियर। ये वाला न्यूज ना हम लास्ट में भी वहां पर है, इसका ओरिजिन है। ये क्या है? ये अपडेटेड है। क्या है? अपडेट है इस पर। यानी कि एक अकुश एग्रीमेंट साइन किया गया है किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच जो है क्या किया गया है? एक अकुश एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये डिफेंस एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के बारे में अभी पीछे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर बस न्यूज यही है कि इसके बीच इसमें क्या किया गया है? एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो कि यूएस क्या करेगा? किसको देगा? तो वो ऑस्ट्रेलिया को देगा। तो ये एक एग्रीमेंट साइन हो गया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे बाद में। अभी आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, तो चाइना ने टॉप किया है, यानी कि पूरा रिचेस्ट कंट्री के लिस्ट में चाइना क्या किया है? टॉप किया है 2021 में, याद रखिएगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 नवंबर यानी 2 नवंबर 2021 को लॉन्च किया है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। क्या लॉन्च किया है? ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक है, जिसका की मोटो क्या है? वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। वन सन एक सूर्य, वन वर्ल्ड एक दुनिया और वन ग्रिड मतलब एक ग्रिड होना चाहिए। ज्वाइंटली विद द यूके के द्वारा, यानी कि यूके और भारत ने मिलकर, याद रखिएगा किसने? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों ने मिलकर 2 नवंबर 2021 को ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव यानी कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड शुरू किया है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड द डिप्लॉयमेंट एट द COP26। जो COP26 हो रहा था कहां पर? ग्लासगो, यूके में जो हो रहा, स्कॉटलैंड में हो रहा था COP26। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि भारत से और बोरिस जॉनसन जो कि यूके से थे, इन दोनों ने मिलकर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसका मोटो क्या है? वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, याद रखिएगा। आइडिया ऑफ द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी एट द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन द अक्टूबर 2018। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला असेंबली कब हुआ था? 2018 में। इसी दौरान ये जो आइडिया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, किसने रखा था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखा था। और ये आइडिया जाकर पूरा कब हुआ? 2021 में हुआ, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, इसका एम क्या है? तो एम एट इंटरकनेक्टिंग ग्लोबल ग्रिड टू द हार्नेस सोलर एनर्जी। मतलब पूरा ग्लोबल ग्रिड जो है, पूरे दुनिया में जितना ग्रिड है, इस सबको क्या करना है? इंटरकनेक्ट करना है और इससे सोलर एनर्जी प्राप्त करना है, ठीक है। COP26 कहां पर? ये 26 नंबर का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। कहां पर? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। 21st IORA एनुअल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स
मीटिंग। तो 21 नंबर का IORA एनुअल काउंसिल मिनिस्टर्स मीटिंग ये कहां पर हुआ, तो यहां पर देखिए 21 इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA का मतलब क्या है, 21 नंबर का इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का 21वां नंबर का जो एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका मीटिंग कहां पर हुआ, तो इसका मीटिंग ढाका में हुआ। कहां पर, ढाका में हुआ। ढाका कहां पर है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एनुअल मीटिंग होता है, और कौन सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में जितने भी कंट्री आते हैं उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एनुअल मीटिंग है, ये कहां पर, बांग्लादेश के ढाका में हुआ। याद रखिएगा, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया से कौन गया था, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स कौन था, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। कौन, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेयर हैं, वो इसको अटेंड किए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एनुअल मीटिंग हुआ है 21 नंबर का, ठीक है, पहला रहेगा कहां पर हुआ है, तो ढाका में हुआ है। और भारत की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आप लोग इन चीजों को याद रखिएगा। ये वैक्स जो है, वैक्स क्या हो गया है, वैक्स हैज बीन चोजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। किसको, वैक्स एक शब्द होता है, इस शब्द को चुना गया है और ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा 2021 में इसको चुना गया है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वैक्स को चुना गया है। एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स को चुना गया है। किसको, वैक्स को चुना गया। ये वैक्स जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वैक्का, और वैक्का का मतलब क्या होता है, काउ, गाय। ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर इशू चल रहा था बीच में, तालिबान वहां पर पूरा अभी कब्जा कर लिया है, तो इसी के लिए एक मीटिंग हुआ था। ठीक है, और इस मीटिंग का जो रिजल्ट निकल कर आया, इसको क्या बोला गया, दिल्ली डिक्लेरेशन। तो देखिए 10 नवंबर 2021 को इंडिया होस्टेड अ रीजनल सिक्योरिटी समिट। तो पहली बात ये दिल्ली, ये क्या क्या, एक रीजनल सिक्योरिटी समिट को होस्ट किया गया, कहां पर, भारत के द्वारा। इसका फोकस क्या था, इशू रिलेटिंग टू द करंट सिचुएशन इन द अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में जो करंट सिचुएशन चल रहा था उसका ये इशू था। टोटल 8 कंट्री इसमें भाग लिया। तो याद रखिएगा कि भारत के द्वारा जो रीजनल सिक्योरिटी समिट जो कि अफगानिस्तान के इशू पर हेल्ड किया गया था, इसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 8 देश ने इसमें भाग लिया था। कौन कौन था इसमें, भारत, रसिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान था। ये कहां पर हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ। कहां पर, दिल्ली में हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक सेकेंड, हाँ दिल्ली में हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान बोला गया। रोम डिक्लेरेशन G20 समिट के दौरान हुआ। अच्छा, G20 समिट 2021 वाला कहां पर हुआ, तो ये इटली में हुआ। कहां पर, इटली में हुआ। अब इटली में कहां पर, रोम में हुआ। तो वहां पर जो समिट हुआ, ठीक है, उसमें जो भी वार्तालाप हुआ उसको एक डॉक्यूमेंट पर लिखा गया और उसी डॉक्यूमेंट का क्या नाम रख दिया, तो रोम डिक्लेरेशन नाम रख दिया गया। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोम डिक्लेरेशन किस मीटिंग के बाद हुआ, तो G20 मीटिंग के बाद हुआ। तो रोम, इटली अंडर इट्स प्रेसिडेंसी होस्टेड द 2-day G20 समिट ड्यूरिंग 30 से 31 अक्टूबर 2021 को, यानी इटली के द्वारा क्या किया गया, G20 मीटिंग को हेल्ड किया गया। इसमें किन किन चीजों पर बात करी गई, फाइटिंग द पेंडेमिक, यानी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, पूरा कोरोना वायरस वगैरह फैला हुआ है, इसको क्या करना है, इससे फाइट करना है। इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी देखा गया कि कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो फेल हो गया। ठीक है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, इंप्रूव करना है। इकोनॉमिक कॉपरेशन को भी बूस्ट करना है और फर्दरिंग इनोवेशन, यानी कुछ अलग अलग नविचार लाना है जिससे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया जा सके। तो इन सब मुद्दों पर बात हुई और इन सब मुद्दों को क्या किया गया, एक कॉपी में लिखा गया, डॉक्यूमेंट बनाया गया और उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम रखा गया, रोम डिक्लेरेशन, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो रोम डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द 16 म्यूचुअली अग्रीड प्रिंसिपल। तो इसमें कितने प्रिंसिपल है, तो 16 प्रिंसिपल है। आप लोग याद रखिएगा इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड्स टॉप 10 कंट्रीज फॉर द क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड्स टॉप 10 कंट्रीज फॉर द क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहां पर क्या, लिस्ट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज फॉर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड इन अ रिपोर्ट। क्या बोला गया इसमें कि जो पूरे दुनिया का टॉप 10 कंट्री है फॉर द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सभी देश में हो रहा है अभी, तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स किया जाना होता है। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करने के लिए, यानी कि नए नए तकनीक लाने के लिए क्या किया जाना है, इन्वेस्टमेंट किया जाना होता है, इस पर कुछ पैसा लगाया जाना होता है। तो वो पैसा लगाने के कैटेगरी में
जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उसको बताया गया है, किसमें, एक रिपोर्ट में रिलीज किया गया है, टॉप 10 कंट्री को बताया गया है। तो वो कौन सा रिपोर्ट है? 5 इयर्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स सिंस पेरिस एग्रीमेंट, ये रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में 10 जो टॉप 10 कंट्री हैं, टॉप 10 कंट्री जो कि सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, उन देशों का नाम दिया गया है इस लिस्ट में, इस रिपोर्ट में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो क्या है, 9th है। कितना है? भारत का रैंक इसमें क्या है, 9 है। तो याद रखिएगा, तो टॉप 10 कंट्री है, उस टॉप 10 कंट्री में जो 9वां सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्टमेंट करता है वो कौन है? तो भारत है, ठीक है। पिछले 5 साल में ऐसा हुआ है। पहले नंबर पर कौन है? तो यूएस एंड चाइना लीडिंग द ग्लोबल टॉप 10, यानी कि यूएस और चाइना क्या है, ये बिल्कुल लीडिंग कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। यूके जो है ये नंबर 4 पर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूएस पहले नंबर पर, चाइना दूसरे पर, और तीसरे पर कौन है यहां पर? हाँ, तीसरे पर स्वीडन है और चौथे पर कौन है? तो यूके है, याद रखिएगा। इनॉग्रल इंडिया यूके मैरीटाइम डायलॉग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ देते हैं। इंडिया एंड द यूके हेल्ड देयर इनॉग्रल मैरीटाइम डायलॉग इन अ वर्चुअल फॉर्मेशन 18 अक्टूबर 2021 एज एग्रीड इन द इंडियन यूके रोड मैप 2030। कुछ नहीं, भारत और यूके क्या क्या है, एक मैरीटाइम डायलॉग किया है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। इसमें एक रोड मैप है, इंडिया यूके रोड मैप 2030, इसके तहत इसको किया गया है। माउंट एसो वोल्केनो जापान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी सेक्शन से। जैसा कि अभी हम लोग AA का पेपर में भी देखें, क्या है वहां पर कि ज्योग्राफी सेक्शन में जो है करंट का न्यूज ज्यादा डाल रहा है, ठीक है, करंट का न्यूज जो है ज्यादा डाल रहा है। तो अभी माउंट एसो वोल्केनो कहां पर है? ये जापान में। पहली बात तो याद रखिए कि माउंट एसो वोल्केनो कहां पर है? जापान में। ये 20 अक्टूबर 2021 को इरप्ट हुआ है, यानी कि फूट गया है एकदम, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द क्यूशू आइलैंड। जापान का कौन कौन सा आइलैंड है आप लोग बता, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, वरना हम यहां पर बताते हैं। ये होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये 4 आइलैंड है। ये 4 आइलैंड से मिलकर पूरा जापान बनता है, ठीक है। तो क्यूशु जो है वो सबसे लास्ट में है और पैसिफिक ओशियन में है, तो सबसे लास्ट में क्या है? क्यूशु। और उसी पर क्या है? माउंट एसो नाम का एक माउंटेन है, वो वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। तो ये वोल्केनो फटा है वहां पर, यही बताया जा रहा है। तो माउंट एसो इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द जापान। जापान का क्या है? ये सबसे बड़ा वोल्केनो है, माउंट एसो वोल्केनो। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर माउंट एसो के बारे में आपको बता दिए, ठीक है। माउंट एसो लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, कहां का? जापान का है। देखिए इट्स पीक इज, इसका जो पीक है ना वो 1592 मीटर अबव सी लेवल है, याद रखिएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन मतलब समझ रहे हैं, अपने आप वो ट्रेन चलेगा। कहां पर? ये जर्मन रेल ऑपरेटर के द्वारा लॉन्च किया गया है, फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड द ड्राइवरलेस ट्रेन इन द वर्ल्ड। पहला ऑटोमेटेड मतलब अपने आप स्वचालित, और ड्राइवरलेस मतलब उसमें ड्राइवर रहने का कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में यह पहला ऐसा ट्रेन बना है। कहां पर चला है? कहां पर? ये जर्मनी में, याद रखिएगा। कहां पर? जर्मनी में। किस सिटी में? तो हैम्बर्ग नाम का एक सिटी है, कहां पर? जर्मनी में। वहां पर ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, देखिए फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन कौन सा है? इसका नाम है RTS-SASO01, ठीक है। RTS याद रखिएगा, RTS क्या है? ये फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इस वैक्सीन का यूज किया जाए बड़े पैमाने पर, ठीक है, ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये वैक्सीन, मतलब किसके द्वारा ये वैक्सीन बनाया गया है? तो ब्रिटिश ड्रग मेकर है। कौन है? ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, ये पूरे कंपनी का नाम है जिसके द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है, ठीक है। यूनेस्को स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर द इंडिया, यूनेस्को स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है 2021 में। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट किसके लिए? भारत के लिए, जिसका मोटो क्या है? नो टीचर नो क्लास, ठीक है। ये 3रा नंबर का एडिशन है, बस इससे ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। देखिए UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 वाला जारी किया जाता है किसके द्वारा? अनेक्टेड के द्वारा। किसके द्वारा? अनेक्टेड यूनाइटेड नेशन यानी UNCTAD के द्वारा इसको
रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज किया गया है 15 सितंबर 2021 को। ठीक है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इसमें क्या बोला गया है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द 7.2% इन 2021। बोला गया है कि 2021 में भारत का जो ग्रोथ है वो कितना रहेगा, 7.2% रहेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कुड डिसेलरेट एट द लेवल ऑफ 6.7% नेक्स्ट ईयर। लेकिन बोला गया है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में 6.7% से इकोनॉमी क्या होगा, डिसएक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद भी इंडिया विल कंटिन्यू टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर। 2022 में भारत क्या रहेगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा, ऐसा बोला गया है। ग्लोबल रेट जो है ये भी फोरकास्ट किया गया है कि 5.3% रहेगा 2021 में। बहुत जरूरी न्यूज नहीं है, बस इतना याद रखें, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNCTAD के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, पहली बात तो याद रखें कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये वीपो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर है ये, USA में, इसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, ये 2021 वाला है, याद रखिएगा। इसका थीम क्या है, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। 14th नंबर का रिपोर्ट है, कौन सा नंबर का, 14वां नंबर का रिपोर्ट, यानी 14th नंबर का रिपोर्ट है, 2007 में पहला आया था। टोटल ऑफ द 132 इकोनॉमीज, यानी टोटल 132 कंट्री को ये कंसीडर करती है, और स्विट्जरलैंड जो है इसमें पहले नंबर पर है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार पहला कंट्री कौन सा है, टॉप कंट्री कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, स्वीडन है, थर्ड कौन सा है, USA, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम, और फिफ्थ साउथ कोरिया है। तो यहां पर आपको याद रखना है, पहला कौन है, स्विट्जरलैंड है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वीपो के द्वारा किया जाता है। इसमें भारत का रैंक कितना है, 2021 वाला में 46 है। कितना है भारत का रैंक, तो भारत का रैंक इसमें 46 है इस इंडेक्स में। लास्ट ईयर भारत का रैंक क्या था, तो 48 था। कितना, 48 था। 2020 में 48 था, 2021 में 46 हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग ऑफ द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात बोली जा रही है कि G20 कंट्रीज के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इसका मीटिंग कहां पर हुआ, तो कहीं पर नहीं, जो एक सेकेंड, 2021 में जो G20 का मीटिंग कहां पर होना था, इटली में होना था। तो इससे रिलेटेड अब जितने भी मीटिंग होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का मीटिंग हो, चाहे वो IT मिनिस्टर का मीटिंग हो, किसी का भी क्यों ना मीटिंग हो, वो इटली में ही संपन्न होगा और उसी के अध्यक्षता में संपन्न होगा। बस याद रखना है इसमें कि भारत की तरफ से कौन गया था, तो जो यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो गए थे, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। कौन गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा। फर्स्ट कंट्री टू यूज बिटकॉइन एज द लीगल टेंडर, सीधी सी बात बोली जा रही है कि ऐसा कौन सा देश बना है जो बिटकॉइन को लीगल कर दिया है। ठीक है, तो कौन है, एल सेल्वाडोर। इससे ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। ये जो बिटकॉइन है, वहां पर उस बिटकॉइन का नाम क्या है, शिवो। क्या नाम है, शिवो, याद रखिएगा, CHIVO, शिवो। तो एल सेल्वाडोर ये ऐसा कंट्री बन गया है जो बिटकॉइन को लीगल कर दिया है। ठीक है, ब्रिक्स का न्यू मेंबर बना है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, संघाई में। आप लोगों को याद होगा, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। लिख लीजिए, अगर आप लोगों को लिखना है तो क्या बोला जाता है, इसको NDB बैंक भी बोला जाता है। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको बोला जाता है। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी ब्रिक्स बैंक जो है, यहाँ ये कहां पर है, ये संघाई में है। और इसका जो है नया मेंबर बना है कौन, इजिप्ट। इसका नया मेंबर कौन बना है, इजिप्ट बना है। इजिप्ट से पहले 3 और मेंबर इसका बन चुका है, UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। कौन कौन, UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, ये ब्रिक्स में टोटल कितना, 9 मेंबर हो गया है। टोटल कितना मेंबर हो गया है, 9 मेंबर। कैसे, देखिए ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन सा आता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया,
चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 5 तो यहां पर हो गया, 1 2 3 4 5। कौन कौन सा? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। पहले ब्रिक हुआ करता था, अब ब्रिक्स हो गया। तो ये 5 कंट्री हो गया, ठीक है। 3 कंट्री यहां पर हो गया, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। 5 3 8 हो गया। और एक अभी रिसेंटली कौन हुआ है? तो इजिप्ट। तो टोटल 9 कंट्री हो गया जो कि ब्रिक्स बैंक का, यानी कि इसको संघाई बैंक भी बोला जाता है, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है, इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है। तो अभी न्यूली जो ज्वाइन हुए हैं, कौन हुए हैं? 4 हुए हैं। कौन कौन सा? याद रखिएगा, यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश, इजिप्ट, ये 4 हुआ है। इस्माइल सबरी याकूब, ये मलेशिया का क्या बना है? यहाँ का न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मलेशिया का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? तो इस्माइल सबरी याकूब बना है, याद रखिएगा यहां पर। 5th कंट्री टू साइन द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अभी इससे पहले बताया आपको कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कौन एग्रीमेंट किया था, इसको कौन उस पर साइन किया था? तो एंटीगुआ और बारबुडा। उससे पहले कौन क्या? यहां पर देखिए, 4 अगस्त 2021 को जर्मनी साइंड अपॉन द इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो जर्मनी बिकेम द 5th कंट्री। कौन सा कंट्री बन गया है? जर्मनी बिकेम द 5th कंट्री। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मतलब कौन सी बात है, ये 5वां कंट्री बना है। अभी वहां पर हम लोग 101 102 पढ़ रहे थे, वो फिर क्या था? यहां पर ध्यान से देखिएगा, जर्मनी साइंड अपॉन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये, ठीक है। तो ये जर्मनी 5वां कंट्री बना है, और वहां पर क्या था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना था वो, यानी साइन किया था वो, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क पर साइन किया है। तो जर्मनी बिकेम द 5th कंट्री टू साइन अपॉन द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करने वाला 5वां कंट्री कौन सा है? तो ये जर्मनी बन गया है, याद रखिएगा, जर्मनी। और ISA का जो मेंबर बना है, 101 मेंबर कौन बना है? फर्स्ट 101वां मेंबर यूएसए, और 102वां नंबर कौन सा बना है? 102 नंबर वाला कौन सा बना है? एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। कॉलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सीडरी, इसका नाम क्या है? शॉर्ट में सीडरी, यानी कि कॉलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बांग्लादेश नया कंट्री बन गया है जो कि सीडरी यानी कि कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन किया है। इतनी सी बात यहां याद रखनी है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीडरी का नया मेंबर कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। सीडरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में क्या है, यहां पर देखिए दिया हुआ है। कॉलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? एक इंटरनेशनल कॉलिशन ऑफ द कंट्रीज है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल कॉलिशन है, ये गठबंधन है ये। यूनाइटेड नेशन, कौन कौन इसमें आते हैं? कंट्रीज आते हैं। यूनाइटेड नेशन आता है, यूनाइटेड नेशन का जो एजेंसीज हैं वो आते हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स इसमें शामिल किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जाता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया जाता है। तो बेसिकली याद रखना है आपको कि कॉलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक इंटरनेशनल कॉलिशन है, देश का, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर्स का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, ये लोग सब इसमें मेंबर हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रमोट रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग इन द फील्ड्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट। बात को समझिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? डिजास्टर से, किसी भी प्रकार का डिजास्टर, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स हो, ठीक है, चाहे वो साइक्लोन हो, किसी भी तरीके का डिजास्टर होगा, तो उससे बचने के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो एक आधारभूत संरचना होना चाहिए, उस आधारभूत संरचना को प्रमोट करना, ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है, यानी कि ये आपका जो डिजास्टर आएगा, इससे बचने के लिए जो एक आधारभूत संरचना बनाया जाता है, इसके बारे में नॉलेज को भी शेयर करना है अपने मेंबर स्टेट से, जो इसके मेंबर होंगे उससे नॉलेज को भी शेयर करना है। आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं?
ये इसका दो ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रमोट द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा प्रमोट रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग इन द फील्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सीडरी वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। कब? 2019 का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था। कहां पर हुआ था ये? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां पर? न्यूयॉर्क में। यानी कि 2019 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था। इसी समिट के दौरान नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है भारत के, इन्होंने सीडरी को लॉन्च किया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सीडरी का? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 25 कंट्री और 7 ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं। ये कब तक का डाटा है? जुलाई 2021 तक का, कि इसमें 25 कंट्री हैं और 7 ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, और इसी में बांग्लादेश नया कंट्री बना है। चलिए आगे बढ़े। अब्दुल्ला शाहिद प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, बस एक ही चीज याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो यूएन बॉडी है, पूरा यूएन बॉडी का बहुत सारा अलग अलग सब बॉडी है उसका। ठीक है, उसमें एक आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा आता है इकोसॉक। ठीक है, तो ये सब यूनाइटेड नेशन के बॉडी हैं, ऑर्गन है। जैसे हमारा एक शरीर है, हमारा शरीर नाम मेरा कुछ भी है, ए मेरा नाम है, ए में नाम में क्या है? 2 हाथ हैं, 2 पैर है, एक दिमाग है, पेट है, तो ये हमारा सब पार्ट्स है। तो उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कुछ सब पार्ट्स हैं। उस सब पार्ट्स में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आएगा, उसके अंतर्गत कौन आएगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आएगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने हैं, अब प्रेसिडेंट का क्या मतलब हो गया? जैसे भारत में लोकसभा का स्पीकर बनता है ना, वो पूरा जो भी सभा होता है, मीटिंग होता है, दिखते रहता है, ए तुम ज्यादा मत बोलेगा, तुम कम मत बोलेगा, ए तुम बोलो, तुम बैठो, ऐसे करता है ना, देखते हैं ना, स्पीकर करते रहता है इसे। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसी स्पीकर को प्रेसिडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद। पूछा जाएगा ये अब्दुल्ला शाहिद कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। कहां से? मालदीव्स से बिलोंग करते हैं। मालदीव्स कहां पर है? भारत के एकदम नीचे इंडियन ओशियन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है पूछा जाए कि किस सेशन, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किस सेशन के दौरान इसको बनाया गया? तो 76 नंबर का सेशन हो रहा था, 76वां नंबर का सेशन। ठीक है, कब? जून 2021 में। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 का। अब देखिए, बोले ना हम कि G20 ये एक मीटिंग होता है। ठीक है, एक साल में होता है, प्रत्येक साल होता है, 2 दिन का हुआ। ये कहां पर होगा? इटली में। अब इससे रिलेटेड जितना भी मीटिंग है, चाहे वो एनवायरमेंट वाला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट वाला हो, कोई भी हो, ये कौन इसको कौन हेल्ड करेगा, कौन इसको चेयर करेगा? तो इटली ही करेगा। और कहां पर होगा? इटली में ही होगा। तो G20 एनवायरमेंट एंड द एनर्जी मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ, ठीक है, G20 एनवायरमेंट एंड एनर्जी मिनिस्टर्स, मतलब G20 में जितने भी देश आते हैं उसका जो एनवायरमेंट और एनर्जी वाला जो मिनिस्टर है, उसका जो मीटिंग हुआ, ये जुलाई 2021 को कहां पर? नेपल्स में हुआ। और नेपल्स कहां पर है? इटली में। नेपल्स इसलिए वहां का स्टेट है, जैसे भारत का यूपी, महाराष्ट्र सब स्टेट है, उसी प्रकार से इटली में नेपल्स ये सब क्या है? वहां का स्टेट है। तो वहां पर वो चीज हेल्ड किया गया, ये मीटिंग को। ठीक है, कहां पर? इटली में हुआ। भारत की तरफ से कौन इसमें गए थे? तो एनवायरमेंट मिनिस्टर जाएंगे। कौन है वो? भूपेंद्र यादव गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हयती प्रेसिडेंट जोवेनेल मोजे असैसिनेटेड एट द होम। पूछा जाएगा कि अभी निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रेसिडेंट को गोली मारकर हत्या कर दी गई उसकी? तो कौन है वो? हयती। तो हयती का प्रेसिडेंट, उसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रेसिडेंट ऑफ द हयती, इसका नाम था जोवेनेल मोजे। जोवेनेल मोजे। न मौजे याद रखिएगा, मौजे मौज हो गई, या मौजा जो पहनते हैं सॉक्स। ठीक है, मौजे। तो हैती का प्रेसिडेंट था मौजे, जिसका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर द फॉरेन वर्कर्स। फॉरेन वर्कर्स के लिए दुनिया का सबसे महंगा सिटी कौन सा है? तो वो अशगाबाद है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी कहां है? अशगाबाद। और अशगाबाद क्या है? दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, फॉरेन वर्कर्स के लिए है। रिसेंट के रिपोर्ट के अनुसार कौन है?
भारत में तो मुंबई हो गया। सबसे सस्ता कौन है? कोलकाता। ये अभी के अनुसार बता रहे हैं, ये पहले है 2021 वाला डेटा यहाँ पर। तो अशगाबाद क्या है? तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है। वो पूरे दुनिया में सबसे महंगा शहर बन गया है फॉरेन वर्कर्स के लिए, ठीक है। यानी कि सिटी टॉप्ड द लिस्ट इन द 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऐसा दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि पूरे दुनिया में फॉरेन वर्कर्स के लिए सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में है अशगाबाद, वहां का कैपिटल। या तो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में या इंडेक्स में, जो कि मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें पहला सिटी कौन आया है? तो अशगाबाद आया है। या तो टॉप मोस्ट सिटी कौन आया है? अशगाबाद आया है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर कौन है? हांगकांग, ठीक है। भारत में सबसे महंगा सिटी कौन सा है? यानी कि ये वाला जो यहां पर रिपोर्ट है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला जो रिपोर्ट है, सर्वे है, इसके अनुसार भारत का ऐसा कौन सा सिटी जो सबसे महंगा है? तो मुंबई है। कौन सा है? मुंबई सबसे महंगा है यहाँ पर। और इसमें कौन कौन सा आया है? तो न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब भी इसमें आया है। तो मुंबई का रैंक क्या है? 78 है। आपको यहाँ पर बस एक ही याद रखना है मुंबई के बारे में, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। निकोल पासियान अर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर बना है। तो निकोल पासियान हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अर्मेनिया। तो अर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? तो निकोल पासियान। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निकोल पासियान कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन द एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक का जो रीजन है, मतलब कि पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है, यहां पर टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स कौन कौन है? तो बेंगलुरु हैज इमर्ज्ड एज द टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। व्हाइल हैदराबाद इज रैंक्ड इन द टॉप 10 लिस्ट, ठीक है। तो बेंगलुरु क्या है? टॉप 5 में आया है, ठीक है। किसमें? टेक्नोलॉजी सेंटर में बेंगलुरु टॉप 5 में आया है। और टॉप 10 में कौन आया है? हैदराबाद। तो अगर ऑल ओवर बोले तो टॉप 10 में कौन आया है? बेंगलुरु और हैदराबाद। लेकिन बेंगलुरु टॉप 5 में भी आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एशिया पैसिफिक का जो टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसमें टॉप 5 में कौन आया है? बेंगलुरु। और टॉप 10 में कौन आया है? तो हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों हो जाएगा। ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2021, ईरान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2021 हुआ। इसमें इब्राहिम रईसी अपॉइंटेड एज द ईरान प्रेसिडेंट इन द जून 2021। जून 2021 में ईरान का प्रेसिडेंट कौन बना? तो इब्राहिम रईसी। कौन बना? इब्राहिम रईसी, याद रखिएगा। वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डायमंड, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड कहां पर मिला है? तो ये बोत्सवाना में मिला है। कहां पर? बोत्सवाना में। किसके द्वारा ढूंढा गया है? देवस्वाना डायमंड कंपनी के द्वारा ढूंढा गया है। इतना सा बात याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। न्यू मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नया मेंबर कौन बना है? तो अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना एंड यूएई एज द नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द 22-23 टर्म। यानी 2022-23 के लिए कौन मेंबर बना है इसमें? तो अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, यूएई। याद रखिएगा आप लोग, इसको याद रख सकते हैं ए, बी, जी और यू के द्वारा, ठीक है। तो ए से हो जाएगा अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन, और यहां क्या हो जाएगा? यूएई। ये नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं 2022-23 के लिए, ठीक है। इसका जो टर्म बिगिन होगा, मतलब कब इसका शुरुआत होगा, इसका जो कार्यकाल है कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2022 से इसका कार्यकाल शुरू हो चुका है। 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे। कौन कौन? इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे जो है, इसका टर्म कब शुरू हुआ था नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2021 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2021 को, यानी पिछले साल 21-22 के लिए कौन बने थे? तो भारत बना था। और कौन था? आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे था। लेकिन 2022-23 के लिए कौन बना? तो अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई बना। बोले थे ना कि अकुस एग्रीमेंट है, वहां नहीं, यहां पर पढ़िए इसको। देखिए, सितंबर 2021 को यूएसए ने अनाउंस किया कि एक नया ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनने वाला है, ठीक है। सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो कौन कौन इसमें होंगे? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। इसमें अकुस देखिए कैसे लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है एयू, ठीक है। और यहां यूके से हो गया यूके और यूएस हो गया यहां पर क्या?
आपका यूएसए हो गया। तो इस तरीके से अकुश एग्रीमेंट हुआ है किन 3 देशों के बीच, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच हुआ है। ये क्या है, एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, यानी डिफेंस से ये रिलेटेड है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस इज न्यू मिलिट्री अलायंस। तो याद रखिएगा ये अकुश क्या है, क्वेश्चन में आएगा। अकुश रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है, मिलिट्री अलायंस है, ये एग्रीकल्चर अलायंस है, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो ये मिलिट्री अलायंस है, आप लोगों को लगाना है कौन सा है, मिलिट्री अलायंस है 3 देशों के बीच, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। मेजर हाईलाइट क्या है इसका, तो शेयरिंग ऑफ द यूएसए न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू द ऑस्ट्रेलिया। यही न्यूज अभी था कि रिसेंटली अभी एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें यूएसए ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी किसको दिया है, ऑस्ट्रेलिया को दिया है, ठीक है। ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर भी काम करेगा और अंडर सी कैपेबिलिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब एरिया में भी वर्क करेगा ये कोलिशन मिलकर। यानी ये जो पूरा ग्रुप बना है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और अंडर सी कैपेबिलिटीज, इन सब चीजों पर भी वर्क करेगा। याद रखना है तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फर्स्ट क्वाड समिट 2021, पहला क्वाड समिट 2021 का कहां पर हुआ, तो फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ द क्वाड कंट्रीज हेल्ड इन द वाशिंगटन। कहां पर हुआ, वाशिंगटन में। ये कहां पर है, यूएसए में, ठीक है। पार्टिसिपेट किसके द्वारा किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया और यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सब के द्वारा, क्योंकि क्वाड का मेंबर ही है कौन कौन, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसके जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वहां पर जाकर पार्टिसिपेट किए। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर पार्टिसिपेट किए थे। फर्स्ट लीडर लेवल समिट कब हुआ था, 4 क्वाड। तो ये कंट्रीज, ये इंडिया, जापान, ये सब क्या था, जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिए। तो नेफ्ताली बेनेट, इजराइल न्यू प्राइम मिनिस्टर, इजराइल का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, नेफ्ताली बेनेट बना है। इससे पहले कौन थे, तो नेतन्याहू थे, आप लोग जान रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द मंगोलिया, मंगोलिया में क्या हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है वहां पर। तो कौन वहां पर है, प्रेसिडेंट बने कौन है, तो उखना खुरेलसुख, उखना खुरेलसुख, क्या नाम है इसका, उखना खुरेलसुख। ये उखना खुरेलसुख जो है ये कंट्री के 6ठे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं, उखना खुरेलसुख। याद रखिए ये खुरेलसुख जो है ये प्रेसिडेंट बना है कहां का, मंगोलिया का, खुरेलसुख, ठीक है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो मंगोलियन पीपल्स पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। किससे, मंगोलियन पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी इधर भी जो है AA में एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो मंगोलियन पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। इंडिया इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द इकोसॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत जो है इकोसॉक, अभी आपको बताएं यूनाइटेड नेशन का बहुत सारा ऑर्गन होता है, टोटल 5 ऑर्गन है। उस 5 ऑर्गन में जो है इकोसॉक भी उसका एक ऑर्गन है और इसमें भारत को जो है मेंबर बनाया गया है, ठीक है। भारत को मेंबर बनाया गया है, 3 साल के लिए बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सालों के लिए बनाया गया है, तो 3 साल के लिए बनाया गया है, ठीक है। कब से कब तक, तो 2022 से 2023 तक, यानी 2022 का पूरा समय, 2023 और 2024, ठीक है। कब घोषित किया गया, तो 7 जून 2021 को। डेट भी पूछेगा आपसे कि 7 जून 2021 को भारत को इकोसॉक का 3 साल के लिए 2022 से 2024 तक मेंबर बनाया गया। एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी में। और भी यहां पर कौन कौन आए हैं, तो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान आया है। आगे बढ़ते हैं। ई फेमिलिया टू आइडेंटिफाई द मिसिंग पर्संस, इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है एक डेटाबेस जिसका नाम है आई फेमिलिया। क्या नाम है, आई फेमिलिया। ये क्या करेगा, जो मिसिंग पर्संस होते हैं, फैमिली का जो मिसिंग पर्सन होता है उसको ये आई फेमिलिया के द्वारा ढूंढा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि फैमिली का डीएनए से पता लगाया जाएगा कि वो पर्सन कहां पर है या नहीं है, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखिएगा। आई फेमिलिया मेनली किसके द्वारा शो किया गया है, इंटरपोल के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 30, सीधा सा पूछा जाएगा कि डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम का मतलब है जिस सिस्टम में हम लोग रहते हैं, जैसे कि वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो तालाब हो गया, ठीक है, नदी हो गया, ये सब क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड पर क्या हो गया, हम लोग जहां रह रहे हैं वो लैंड वाला इकोसिस्टम हो गया। तो इसका रिस्टोरेशन करना मतलब यहां पर जो ये बर्बाद हो गया है एक तरीके से, उसको फिर से रिस्टोर करना है, यानी इसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। तो डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, कब, डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन
कब से कब तक इसको मनाया जाएगा, तो 2021 से 2030 को डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, 2021 से 2030 तक चलेगा, आप लोग याद रखिएगा। और यहां पर इसके साथ कौन है डिक्लेयर जो किए हैं, इसके साथ और कौन कौन है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी और FAO भी है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित किया गया है कि 2021 से 2030 को जो है डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ द H1N3 बर्ड फ्लू, ये जो H1N3 बर्ड फ्लू है, इसका फर्स्ट केस कहां पर आया है, चाइना में आया है। ये बात याद रखिएगा, इससे ज्यादा एक भी बात नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, यानी एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फर्स्ट एडिशन कहां पर हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। माउंट निरागोंगो, ठीक है, माउंट निरागोंगो, ये माउंट निरागोंगो जो है इरप्टेड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो माउंट निरागोंगो क्या है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है, यानी एक वोल्केनो है। ये इरप्ट हुआ है रिसेंटली कहां पर, डीआरसी में, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। माउंट निरागोंगो इज वन ऑफ द सेवरल वोल्केनोज है यहां पर, जो कि डीआरसी के बॉर्डर पर, रवांडा और युगांडा के बॉर्डर पर ये पड़ता है। तो हो सकता है कि एग्जाम में तीनों कंट्री होगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा देश, डीआरसी का बॉर्डर, रवांडा और युगांडा के बॉर्डर पर यह है। तो किस पार्ट में अभी ये माउंट निरागोंगो इरप्ट हुआ है, तो ये डीआरसी में हुआ है, याद रखिएगा। देखिए ये है तीनों के बॉर्डर पर, मान लीजिए कि ये ऐसे और ऐसे, ये तीनों क्या है, इधर डीआरसी हो गया, इधर युगांडा हो गया, और यहां पर हो गया आपका क्या चीज, रवांडा हो गया इधर। तो ये है कहां पर, ये वोल्केनो, ये इसके बॉर्डर पर हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी जो इरप्ट हुआ है ये किस साइड में हुआ है, तो इधर डीआरसी के इधर हुआ है। तो याद रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में, अगर बोलेगा रिसेंटली कहां पर इरप्ट हुआ है, तो ये डीआरसी में हुआ है। ये सिचुएटेड कहां पर है, तो डीआरसी, रवांडा और युगांडा के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, याद रखना है आपको। ग्लोबल पेंडेमिक रडार, यूनाइटेड किंगडम डेवलप्ड एन एडवांस इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क टू आइडेंटिफाई द वेरिएंट्स एंड इमर्जिंग द डिजीज। ग्लोबल पेंडेमिक रडार, ग्लोबल पेंडेमिक रडार कुछ नहीं करेगा, जो पैथोजन है यानी बैक्टीरिया है, यानी जो आपका वायरस है, इसका सर्विलांस करेगा, इसका जांच करेगा, ठीक है, इसके पूरे नेटवर्क को जांचेगा कि कहां कहां पर फैला है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा डेवलप किया गया है, याद रखिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ, आइसबर्ग क्या होता है, एक आइस का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, चट्टान होता है, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बताया गया है, कंफर्म किया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है अंटार्कटिका से टूट चुका है, ठीक है। अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट चुका है। ये इतना बड़ा आइसबर्ग है, इतना बड़ा आइस का चट्टान है, पहाड़ है, कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसका आधा हिस्सा है, ठीक है। अगर अंडमान एंड निकोबार इतना बड़ा है, तो इसके आधे हिस्से के बराबर जो है ये आइसबर्ग है, जो कि अंटार्कटिका से टूटा है। ये किसने कंफर्म किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कंफर्म कर दिया है। इसका नाम क्या है, A76, नाम याद रखिएगा, A76 एग्जाम में दे देगा कि A76 रिसेंटली इन द न्यूज वाज रिलेटेड टू, तो क्या होगा, ये लार्जेस्ट आइसबर्ग होगा। क्या होगा, ये लार्जेस्ट आइसबर्ग होगा। कितना किलोमीटर स्क्वायर का था, तो 4320 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया था, साइज याद रखिएगा। पेस्को EU अप्रूव्स US पार्टिसिपेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए पेस्को क्या है, यहां पर देखिए, परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन है, ये एक डिफेंस इनिशिएटिव है। परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन क्या है, ये एक डिफेंस इनिशिएटिव है। इसमें यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट इसका पार्ट अब हो गया है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप हुआ है, भारत और यूके के बीच क्या हुआ है, बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप हुआ है। इसका एक मीटिंग हुआ है, कहां पर,
ब्रिटिश में ब्रिटेन, ये वर्चुअल हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, वर्चुअल हुआ है। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। अरे भाई कितना दूर चले गए। Unveiled and the ambitious 10-year roadmap to elevate the India-UK bilateral relationship to the strategic partnership। देखिए इंडिया और यूके का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार किया गया है इस बायलैटरल एग्रीमेंट के दौरान। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज का क्या मतलब होता है, चलने वाला, पैदल चलने वाला ब्रिज। तो दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहां पर बना है, तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज जो है ये कहां पर, इसका नाम है अरौका। क्या नाम है इसका, अरौका। ये कहां पर ओपन हुआ है, तो पोर्चुगल में हुआ है। कहां पर, पोर्चुगल में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पुर्तगाल में हुआ है, देश का नाम है पुर्तगाल, वहां पर इसको ओपन किया गया है। और ओका ब्रिज ऑफर्स 1/2 किलोमीटर जो है वॉक अक्रॉस द स्पेन, ये सब याद रखने की जरूरत है। बस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहां पर खोला गया है, तो पोर्चुगल में खोला गया है, याद रखना है आपको। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन, ये दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन जो है, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो कैलिफोर्निया मोजेब डेजर्ट में इसको लाया गया है। कहां पर, कैलिफोर्निया मोजेब डेजर्ट। एक कंपनी है सेरेटो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट कंट्री टू अलाउ द ड्राइवरलेस कार्स ऑन द रोड। देखिए यूके एक ऐसा कंट्री बन गया है, दुनिया का पहला देश बन गया है जिन्होंने क्या बोला है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है लो स्पीड पर रोड पर चलाया जाएगा। कहां पर चलाया जाएगा, तो रोड पर चलाया जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार कहना है कि 2035 तक लगभग 40% जो है यूके में ड्राइवरलेस या सेल्फ ड्राइविंग कार हो जाएंगे। इंडिया इलेक्टेड टू द इकोसॉक, ये अभी तुरंत हम आपको बताएं कि इंडिया जो है इकोसॉक में इलेक्ट हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है, इसका टर्म दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ले लिए, नहीं तो काट देते। इसका टर्म पहली बात तो 3 साल के लिए इलेक्ट हुआ है, 2022 से 2024 तक, 2022 2023 2024। और इसका बिगिनिंग कब से होगा, तो 1 जनवरी 2022 से ये शुरू होगा इसका कार्यकाल। तो अभी भी इकोसॉक का मेंबर कौन है, भारत है, क्योंकि इसका कब हुआ है शुरू, 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, तो ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ ₹81.2 मिलियन अंडर द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो अभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी किस देश ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में कुछ योगदान दिया है, ग्रांट दिया है, तो कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ये जो IPOI है यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा प्रपोज किया गया था। कब, 2019 में ईस्ट एशिया समिट के दौरान, ठीक है। किसके द्वारा, ये IP यानी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था ईस्ट एशिया समिट के दौरान नवंबर 2019 में। एंड ऑस्ट्रेलिया इज द को लीडिंग न्यू दिल्ली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें सपोर्ट किया था। मैग्वेल डियाज कैनल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा का कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सेक्रेटरी कौन बना है, तो मैग्वेल डियाज कैनल, ठीक है, क्यूबा का, याद रखिएगा। चलिए, इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द प्लास्टिक वेस्ट, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए अभी भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो जर्मनी के साथ हुआ है। यहां पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द जर्मनी हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन इन एनहांसिंग द प्रैक्टिस टू प्रिवेंट द प्लास्टिक फ्रॉम द एंटरिंग द मरीन एनवायरमेंट एट द वर्चुअल सेरेमनी इन द न्यू दिल्ली। तो क्या समझ में आया इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जर्मनी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, किस चीज को लेकर, कि जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उसको पानी में जाने से, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाने से रोका जाए, उसके लिए जो एक टेक्नोलॉजी होता है, एक टेक्निकल कोऑपरेशन होता है, उसके लिए किया गया है। सिंपल सी कहने की बात यहां पर यह है, प्लास्टिक जो हम लोग देखते हैं वो पानी में डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो ऐसा क्या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि इन चीजों पर कर्व किया जाए, रोक लगाया जाए। और इन चीजों के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया गया है, जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया गया है। टेक्निकल कोऑपरेशन है ये, यानी टेक्नोलॉजी से मदद करेगा जर्मनी भारत का,
ठीक है, ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो यही एक छोटा सा यहाँ पर बात था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिजोल्यूशन टू ऑनर द बी आर अम्बेडकर। अब देखिए बी आर अम्बेडकर क्या है, ये आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। भारत का भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट बोले जाते हैं, यानी कि सूत्रधार बोले जाते हैं, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो 130वां नंबर का बर्थ एनिवर्सरी है ना, इसी के दिन एक इंडो अमेरिकन डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन है। कांग्रेसमैन का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर राज्यसभा में एमपी होता है, उसी प्रकार से वहां पर एक एमपी है जो इंडो अमेरिकन है, उसने एक रिजोल्यूशन डाला है, ठीक है। रिजोल्यूशन डाला है यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में, जैसे यहां पर लोकसभा है वहां यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक रेजोल्यूशन डाला गया है, किसके द्वारा, इसका नाम है रो खन्ना के द्वारा। खन्ना रो रहे हैं, ठीक है, तो रो खन्ना के द्वारा, जो कि एक इंडो अमेरिकन है, इसके द्वारा वहां का जो लोकसभा है उसमें रेजोल्यूशन डाला गया है कि आप बी आर अम्बेडकर को इंडिया का यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन घोषित करिए। इससे क्या होगा कि हमारे युवाओं में एक जोश और जज्बा बढ़ेगा कि हम इतने कम उम्र में भी इक्वलिटी को पजेस कर सकते हैं, यानी इक्वलिटी को रखकर दिमाग में रखकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात यहां पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश के पार्लियामेंट में, निम्नलिखित में से किस देश के पार्लियामेंट में बी आर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन घोषित करने के लिए रिजोल्यूशन पेश किया गया है, तो वो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो रो खन्ना के द्वारा किया गया है, ये एक इंडो अमेरिकन डेमोक्रेटिक है, याद रखिएगा। लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ द लग्जर, ठीक है, तो लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर ये कहां पर है, ये इजिप्ट में था, इसको डिस्कवर किया गया है रिसेंटली। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर, इसको रिसेंटली अभी डिस्कवर किया गया है, तो ये कहां पर है, तो ये इजिप्ट में है। कहां पर है, इजिप्ट में है। ये 3400 साल पुराना रॉयल सिटी है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, ये एमेनहोटेप के द्वारा बनाया गया था। एमेन ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन तो नहीं सही कर पाएंगे, एमेनहोटेप 3 के द्वारा इसको जो है क्या किया गया है, बनाया गया था, ठीक है। 3400 साल पहले बनाया गया था और आज इसका डिस्कवरी हुआ है, यानी लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर कहां पर है ये, तो इजिप्ट में है, याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट कंट्री टू रेक्टिफाई द आरसीईएफ, आरसीईएफ को पहला कंट्री कौन बन गया है, जो कि आरसीईएफ को क्या किया गया है, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को साइन किया है, तो वो कौन बन गया है, तो सिंगापुर बन गया है। कौन बन गया है, सिंगापुर। सिंगापुर बिकेम द फर्स्ट among the 15 participating countries to rectify the RCEP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें टोटल पहले 16 देश था और भारत अभी 16वां कंट्री था, जो कि अभी निकल चुका है, तो टोटल 15 कंट्री है और 15 कंट्री में पहला कौन ऐसा कंट्री बना है जो कि इसको साइन किया है, तो वो कौन सा है, सिंगापुर है। कौन है इसमें, सिंगापुर। तो आरसीईएफ का कौन कौन सा, ये मल्टी नेशन ट्रेड पैक्ट है। क्या है, मल्टी नेशन ट्रेड पैक्ट है। एक और बात यहां पर याद रखिएगा, ये जो आरसीईएफ है ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा है, आरसीईएफ है। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 15 कंट्री है, 10 आसियान इकोनॉमीज हैं। क्या है, 10 ठो इकोनॉमीज जो है, 10 कंट्री जो है वो आसियान देश आते हैं। आसियान देश में कौन कौन सा आ जाएगा, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। और कौन हो जाएगा यहाँ पर, 7 हुआ है, और 3 कंट्री देखिए, एक तो सिंगापुर हो जाएगा और इसमें कौन सा हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 10 आसियान कंट्री हैं और 6 अलग से है। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, पहले 6 था अब 5 है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। इसमें भारत भी था, भारत निकल गया है, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर द एनिमल्स, ये तो बहुत पुराना न्यूज हो गया है। कार्निवैक्स कब, आपको याद होगा ये, यानी कि एनिमल का जो एनिमल, जैसे कि वैक्सीन निकाला गया, हम लोग को जो वैक्सीन लगा है कोरोना के लिए, उसी प्रकार से एनिमल के लिए कोरोना वैक्सीन निकला है जिसका नाम है कार्निवैक कॉव। क्या नाम है, कार्निवैक कॉव। किसके द्वारा निकाला गया है ये दुनिया का पहला वैक्सीन है जो कि किसके लिए है, जानवर के लिए है, और ये रसिया के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, रसिया के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीज कैनल जो है रीओपन्स, मतलब हुआ क्या था, देखिए यहाँ पर
स्यूज कैनल, ये स्यूज कैनल जो है ना, ये क्या है, एक पतला सा है। यहां पर एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप था जो कि जिसका नाम था एवर गिवन, एवरग्रीन नहीं, इसका नाम था एवर गिवन। ये जो है ना ब्लॉक हो गया था, फंस गया था, यानी ऐसे चल रहा है, ये ऐसे करके बिल्कुल फंस गया था और रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया था। तो यही यहाँ पर क्या हुआ है, अब रीओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको शिप का नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा शिप था जो कि ब्लॉक हुआ था, जिसका नाम है एवर गिवन। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल टू बी बिल्ट इन द नॉर्वे। ए वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल कहां पर बनाया जा रहा है, तो नॉर्वेजियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है। इसको याद रखिएगा आप लोग, नॉर्वे के द्वारा बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। 1.7 किलोमीटर का टनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट डाउन बाय 33%, ये सिपरी का रिपोर्ट बोलता है। तो सिपरी क्या है यहाँ पर, पहले ये देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके द्वारा बताया जाता है कि ऑल ओवर दुनिया में जो है, वर्ल्ड में क्या है कि वेपन का इंपोर्ट जो है, आर्म्स का जो इंपोर्ट है, वेपन आर्म्स यानी हथियारों का जो इंपोर्ट है, कौन सबसे ज्यादा करता है, उसका डेटा क्या है, कहां ज्यादा हुआ है, कहां कम हुआ है, इन सब चीज के बारे में बताया जाता है। तो यही बोल रहा है कि भारत का जो इंपोर्ट है ये 33% गिरा है, डाउन हुआ है, नीचे हुआ है। कब, 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच में, ठीक है। ये 33% घटा है। इंडिया टॉप 3 आर्म्स सप्लायर, यानी भारत को, यानी कि टॉप 3 सप्लायर कौन है भारत का, जो कि भारत को वेपन सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर कौन आएगा, रसिया, जो कि 49%, यानी कि अगर मान लीजिए 100 यहां पर बंदूक आता है तो उसमें से 49 बंदूक जो है रसिया देता है भारत को, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं। और दूसरा फ्रांस देता है, 18% फ्रांस देता है, यानी 18 ठो फ्रांस देता है, 13 ठो इजराइल देता है ना। तो भारत का टॉप 3 सप्लायर कौन है जो भारत को वेपन देता है, तो पहले नंबर पर रसिया, दूसरे पर फ्रांस और तीसरे पर इजराइल, ठीक है। ये 2011-15 से 2016 से 20 का ये डेटा है। और भारत किसको सबसे ज्यादा बेचता है, तो म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, ये सबको बेचता है सबसे ज्यादा। WHO डिक्लेयर्स एल सल्वाडोर मलेरिया फ्री, यानी एल सल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका, याद रखिएगा, पूरे दुनिया में नहीं, सेंट्रल अमेरिका का ये पहला देश बन गया है एल सल्वाडोर, जिसको कि मलेरिया फ्री घोषित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। कब किया गया इसको, तो 25 फरवरी 2021 को किया गया। कब, 25 फरवरी 2021 को किया गया, ठीक है। इंडिया चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स CGETI, देखिए चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, यानी भारत ने चेयर किया है किसको, फर्स्ट मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग नहीं, ब्रिक्स के अंतर्गत कुछ चला, यहां पर देखिए, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन द इकोनॉमिक एंड द ट्रेड इशूज, ठीक है। क्या, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमीज एंड ट्रेड इशूज, ये ब्रिक्स के अंडर इसको हेल्ड किया जाता है। तो इसका जो पहला मीटिंग है, इसका चेयरमैन कौन बना है, तो भारत बना है, याद रखिएगा। इसका थीम क्या था 2021 वाला, इसका थीम है ब्रिक्स एट द रेट 15, क्या है, ब्रिक्स एट द रेट 15। बांग्लादेश 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर, सिंपल सा बात रखिएगा, छोटा सा बात यहां याद रखना है कि 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, इसको कितने साल पूरे हो गए, तो 50 साल पूरे हो गए हैं। कितने साल, इसको 50 साल पूरा हो गया है। UNEP फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, ये सीधा से यहां पर एक बात पूछा जाएगा कि ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNEP के द्वारा किया जाता है। वहां ऑप्शन में रहेगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, और एक फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि वो मार देना है, नहीं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया। इसको घोषित किया गया किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया कि मिलेट, यानी कि इंटरनेशनल ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाए। और ये प्रपोजल किसने दिया था, तो भारत ने ही दिया था। किसने, भारत ने ही ये प्रपोजल दिया था, जो कि 70 देशों ने इसको सपोर्ट किया है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 का रिजोल्यूशन किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, तो ये भारत के द्वारा इनिशिएट किया गया था, ठीक है।
कहां पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कहां पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ तक हम बता चुके थे आपको? अरे भाई हो जाओ, इतना स्लो हो गया है मेरा लैपटॉप। चलिए देखिए, बस 2 पेज बचा हुआ है, 8 और 10। तो क्या ये हो रहा है? 1 मिनट रुकिएगा जरा सा आप लोग, क्या परेशानी हो रही है देख लें। चलिए ठीक है, देखिए वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी ये कहां पर आया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खुला है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशनिस्ट हैव अनवील्ड प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट रेफ्यूजी फॉर द प्लेटिपस, ठीक है, टू प्रमोट द ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिटेशन। तो याद रखिएगा, ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो गया, ये एक्सटेंशन हो रहा था इसका। तो वर्ल्ड फर्स्ट जैसा पूछा जाएगा कि दुनिया में पहला प्लेटिपस सेंचुरी कहां पर खुल रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। इजराइल ऑफिशियली रिसीव्स फर्स्ट एवर यूएई एम्बेसडर। अभी ऊपर पढ़े थे कि क्या हुआ था कि इजराइल से वहां पर गया था, ठीक है, लेकिन अब यूएई से गया है। तो इजराइल प्रेसिडेंट हैज फॉर्मली रिसीव्ड द फर्स्ट एवर एम्बेसडर फ्रॉम द यूएई। तो यूएई से गया, यानी दोनों देश से एक्सचेंज हो चुका है। इजराइल से पहले यूएई गया, फिर यूएई से कहां पर गया? इजराइल गया। चलिए आगे बढ़े। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जॉर्जिया, जॉर्जिया का नया प्राइम मिनिस्टर बना है। इसका नाम क्या है? इराकली, ठीक है, इराकली। गरीबासवली इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर इराकली बस याद रखिए। ये प्राइम मिनिस्टर बना है कहाँ का? तो जॉर्जिया का प्राइम मिनिस्टर बना है। कहाँ का? जॉर्जिया का। यूएई इशूज न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी। न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी सीधा सा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जिसने न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी को इशू किया है? तो वो कौन हो जाएगा? तो यूएई हो जाएगा। इससे ज्यादा याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लीबिया, न्यू एंट्रीम लीडरशिप, ये सब न्यूज फालतू है। 46th यूएस प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन देखिए किस में आया था? ये क्वेश्चन अभी आपका ये क्वेश्चन जो है अभी आपका आया था किसमें? 8 मई को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि यूएस का जो प्रेसिडेंट बना है जनवरी में, कितने नंबर का बना है? तो 46 नंबर का प्रेसिडेंट बना है। कौन सा? 46 नंबर का प्रेसिडेंट बना है। कौन है? जियो बाइडेन। याद रखिएगा कि यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो 20 जनवरी 2021 को जियो बाइडेन बने हैं। 46 नंबर का ये प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर एक फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है जिसका नाम है क्या है? कमला हैरिस। याद रखिएगा ये दोनों किससे रिलेट करते हैं, मतलब किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो डेमोक्रेटिक लीडर से, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किससे बिलोंग करते हैं? ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे करते हैं? 1 सेकंड रुकिएगा जरा, मैं चार्ज में लगा लूं क्योंकि मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए एक बार जरा देख लें कि चलिए ठीक है। तो 46 नंबर का तो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स हैं जिन्होंने कि शपथ दिलाया है किसको? जियो बाइडेन को, जॉन रॉबर्ट्स ने। और जस्टिस सोनिया है जिसने कि किसको शपथ दिलाया है? ये कमला हैरिस को। अब हालांकि जब पूछा गया है 46th यूएस प्रेसिडेंट वाला तो ये तो फिर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कमला हैरिस वाला पूछ लिया जाए कि वो कितने नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बनी है? तो वो 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो याद रखिएगा कमला हैरिस 49th नंबर की यूएस प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए।
वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब क्या होता है, और विंड फार्म, ठीक है, विंड फार्म मतलब वहां पर क्या है, विंड मशीन लगा हुआ होगा, और ये ऑफशोर है। ऑफशोर का मतलब समझते हैं, मतलब कि पानी में, ठीक है, कोस्ट लाइन से बाहर, जमीन पर नहीं, ऑफशोर, ऑनशोर नहीं, ऑफशोर, ठीक है, मतलब कि पानी में। तो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा ऑफशोर कहां पर बनाया जाएगा, तो ये साउथ कोरिया के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा, साउथ कोरिया के द्वारा। कब तक, 2030 तक, अभी बना नहीं है, 2030 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर यानी कि विंड फार्म बना लेंगे। अभी जो करेंटली है, जो अभी सबसे बड़ा विंड फार्म है ऑफशोर, वो कहां पर है, तो ये आपका ब्रिटेन में है। कहां पर है, ब्रिटेन में है। इसका नाम है हॉर्नसी 1, क्या नाम है इसका, हॉर्नसी 1 इसका नाम है। कैपेसिटी है 1.12 गीगावाट है, ठीक है। तो कहां पर है, याद रखिएगा, ब्रिटेन में है। अभी कहां पर, ब्रिटेन में। यूएस रशिया एक्सटेंड्स न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर द 5 मोर ईयर, ये इतना सा ही बात याद रखना है, कुछ ज्यादा बात याद रखने की जरूरत है नहीं। 5 फरवरी 2026 तक जो है यूएस और रशिया के बीच एक ट्रीटी हुआ था, किस चीज को लेकर, न्यूक्लियर ट्रीटी हुआ था, ठीक है, कि कुछ हार्मफुल न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं बनाया जाएगा। तो इस ट्रीटी को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कब तक बढ़ा दिया गया है, तो 5 फरवरी 2026 तक अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये कौन सा ट्रीटी है, याद रखिएगा, स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, क्या नाम है इसका, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है। इस ट्रीटी का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है इसका नाम है, ठीक है। टू कंट्रोल द ट्रीटी ऑफ फॉर द 5 ईयर्स, आर्म्स को कंट्रोल यानी कि न्यूक्लियर आर्म्स जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी साइन किया गया था, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। इसी ट्रीटी को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 5 फरवरी 2026 तक अब कर दिया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड कहां पर बना है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। कहां पर, एनर्जी आइलैंड, किसमें, नॉर्थ सी में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, किसमें, डेनमार्क के द्वारा नॉर्थ सी में दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा, ठीक है। नेपच्यून डिक्लेरेशन, देखिए नेपच्यून डिक्लेरेशन जो है ये किस पर फोकस करता है, रिकॉग्नाइजिंग द सी फेरर्स एज अ की वर्कर्स बाय द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। 10 ईयर एक्शन प्लान बनाया गया है, ठीक है, जिसमें कि मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 अगर चाहते हैं, जैसे कि देखिए क्या है ना, कि भारत एक विजन बनाया है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ठीक है। तो ये MUI के द्वारा बोला जा रहा है कि अगर भारत को इस विजन के दौरान जो जो भी चीजें करना है, अगर वो चाहते हैं अचीव हो, तो इनके लिए इसको जो है नेपच्यून डिक्लेरेशन को क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि नेपच्यून डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, प्रीमियरली फोकस किस पर करता है, कि सी फेरर्स जो है ना उसको की वर्कर्स बना दिया जाए, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जाए उसको, किस तरीके से, की वर्कर्स के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, किसको, सी फेरर्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये समुद्र से रिलेटेड है, मैरीटाइम से रिलेटेड है, तो याद रखेगा नेपच्यून डिक्लेरेशन के बारे में। अब देखिए लेलेंडर डैम यानी कि सहतूत डैम, ये कहां पर बनाया जाएगा, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ठीक है, कि लेलेंडर डैम यानी सहतूत डैम बनाया जाएगा भारत के द्वारा। कहां पर, अफगानिस्तान में बनाया जाएगा। कहां पर, अफगानिस्तान में बनाया जाएगा। 9 फरवरी 2021 को यह साइन हुआ है, याद रखिएगा। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, तो इंडिया एंड जापान हेल्ड द 5th ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम इन द न्यू दिल्ली। सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम ये अभी रिसेंटली जापान और भारत के बीच हुआ है, 5वां नंबर का है, कहां पर हुआ है, तो ये कहां पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पर, न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये करता क्या है, तो ये रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जैसे सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब जगह पर भारत का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको क्या करता है, ये उसको रिव्यू करता है कि भाई ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना बचा है, नहीं बचा है, ठीक है। तो इन चीजों को देखता है। तो ये इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम जो है, ईस्ट फोरम, इसका मीटिंग हुआ है, 5वां नंबर का मीटिंग, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पर, न्यू दिल्ली में 28 जनवरी 2021 को हुआ है, याद रखिएगा ये। चलिए लास्ट पेज बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये प्रोवाइड करता है, आप याद रखिएगा। तो क्या है ये, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, सीधी सी बात है, ये क्या जांच करता है कि क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट पर
रिस्क सबसे ज्यादा किस कंट्री में है, वो ये चीज देखता है। तो देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो है ये पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, ये बॉन बेस्ड, बॉन कहां पर है, जर्मनी में। तो जर्मनी का एक शहर है बॉन, वहां पर एनवायरमेंटल थिंक टैंक है जर्मन वॉच। क्या है, जर्मन वॉच। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। ये जर्मन वॉच क्या है, तो ये इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है। क्या है, इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, तो बॉन में है। कहां पर, बॉन में। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड अमंग द टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के द्वारा सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला कंट्री के 10 लिस्ट में भारत का भी अब नाम जुड़ गया है। तो ये सीधा सीधा ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इंडिया रैंक्स 7th, देखा मैंने, इंडिया रैंक्स एज द 7th वर्स्ट हिट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज 2019। 2019 में क्लाइमेट चेंज के कारण जो भारत वो अफेक्ट हुआ है, तो वो 7वें नंबर पर अब आ गया है। कितने नंबर, 7वें नंबर पर। यानी कि पूरे दुनिया में 7वां सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला कंट्री, क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होने वाला कंट्री कौन बन गया है, तो वो भारत बन गया है। इसीलिए इसमें बोला गया कि टॉप मोस्ट अफेक्टेड कंट्री के लिस्ट में अब भारत आ चुका है। तो सीधी सी बात है, यहां पर याद रखिएगा कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है, तो 7th रैंक है। कितना रैंक है, 7 रैंक है, ठीक है। ये 16वां नंबर का एडिशन था। कौन सा, 16वां नंबर का एडिशन था। एनुअल रिपोर्ट है ये, और इसमें जो डेटा था 2019 का था, और 2000 से 2019 का भी डेटा इसमें था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जेंडर मेल कनेक्टिविटी, सॉरी, ग्रेटर माले, जेंडर नहीं है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब क्या है, विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, उन्होंने अनाउंस किया है, बताया है कि इंडिया विल फंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट थ्रू a $400 million लाइन ऑफ क्रेडिट एंड $100 million ग्रांट। समझिए, देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है कि आप लोग पे लेटर वाला काम किया कभी, पे लेटर। पे लेटर में क्या होता है, मतलब आप अभी ले लीजिए सामान, आपको फ्लिपकार्ट पे कर देगी, उसको आप 1 महीना के बाद दीजिएगा। थोड़ा सा मिलता जुलता है, कंप्लीटली वही नहीं है। इसमें सीधा सा होता है कि जैसे बोला गया है ना कि $400 मिलियन, तो $400 मिलियन में थोड़ा 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 करके $400 मिलियन तक भारत पैसा प्रोवाइड करते रहेगी, और उसको जो लौटाना है ना, बहुत लंबे पीरियड के लिए दिया जाता है, बहुत लंबे पीरियड के लिए, बहुत लंबा समय में उसको लौटाना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। क्या बोला जाता है इसको, लाइन ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। तो डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत जो है वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, किसको, माले को, माले कहां पर है, यानी मालदीव्स को जो है $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देगी, ठीक है। $400 मिलियन का मतलब पैसा तो अभी दे देगी, और इसको लौटाना होगा मालदीव्स को बहुत लंबे समय के बाद, और $100 मिलियन का ग्रांट देगी, ठीक है। ग्रांट देने में अंतर है। ग्रांट देने का मतलब सीधा पैसा दे दिया, लो भाई मेरे तरफ से तुमको $100 मिलियन तुम खर्च करो, अपना जो ये माले प्रोजेक्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, और $400 मिलियन जो है आपको हम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद आप हमको इंटरेस्ट के साथ लौटाइएगा। तो ये होता है क्या चीज, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहां से, किस देश से रिलेटेड है, तो ये मालदीव्स से रिलेटेड है। कहां से, मालदीव्स से ये रिलेटेड है, ठीक है। मालदीव्स का प्रोजेक्ट है ये, और कितना इसमें पैसा दिया जा रहा है, तो टोटल $500 मिलियन दिया जा रहा है, जिसमें $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट है और $100 मिलियन ग्रांट है, ठीक है। इसके अंतर्गत 6.7 किलोमीटर ब्रिज प्रोजेक्ट जो है, जो कनेक्ट करेगा माले को विथ द बुलीफालो पोर्ट, ठीक है, और थिराफुसी इंडस्ट्रियल जोन विद द हेल्प ऑफ रिवाइटलाइज ट्रांसफॉर्म मालदीवियन इकोनॉमी। मतलब कि माले का ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत 6.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोड ब्रिज बनाया जाएगा। बस इतना सा बात याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर पहला दुनिया का पहला योगा यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, तो
ये आपका यूएसए लॉस एंजलिस में बनाया जाएगा। कहां पर? यूएसए लॉस एंजलिस में बनाया जाएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी कहां पर? जो कि भारत से बाहर है। कहां पर? लॉस एंजलिस यूएसए में। इट हैज बीन नेम्ड विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। इसका क्या नाम होगा? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी यानी कि वायु। ठीक है। एमिनेंट इंडियन योगा गुरु डॉक्टर नागेंद्र जो कि चांसलर है स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान के, ठीक है, ये फर्स्ट चेयरमैन होंगे कहां के? इसी के, ये विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के। तो आप लोग मेनली याद रखिएगा कि वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो कि भारत से बाहर है, कहां पर? लॉस एंजलिस में बनाया जा रहा है, यूएसए में। ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिसर्च बेस्ड एआई यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिवर्सिटी कहां पर बनाया जाएगा? तो यूएई हैज अनाउंस्ड establishment of the Mohammed bin Zayed University of the Artificial Intelligence, the first graduate level research based AI, यानी कि दुनिया का पहला रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिवर्सिटी कहां पर बनाया जाएगा? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में सबसे पहला कहां पर बनाया जा रहा है? तो वो यूएई में बनाया जा रहा है। कहां पर? यूएई में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी विल इनेबल द ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये सब जरूरी है। इंडिया विल होस्ट द इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2022, यानी कि इंटरपोल का जो जनरल असेंबली होता है, यानी इंटरपोल का जो मीटिंग होता है वो 2022 में कहां पर हेल्ड होगा? तो भारत में होगा। कहां पर? भारत में। तो लिखा हुआ है इंडिया विल होस्ट द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली इन द 2022 में भारत 51वें नंबर का इंटरपोल का जो मीटिंग होगा उसको हेल्ड करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ हैज लॉस्ट 53% ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ सिंस 1970। तो यही क्वेश्चन सीधा यही बनेगा कि सिंस 1970 से जो है भारत, मतलब पूरे दुनिया में कितना वाइल्ड लाइफ जो है लॉस्ट हो चुका है? तो 53% हो चुका है। ये आप याद रखिएगा। देखिए किसके द्वारा निकाला गया है? द फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, जिसका नाम क्या है? बिलो द कैनोपी, ये रिपोर्ट का नाम है। और ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार बोला गया है कि 1970 से अभी तक 53%, 53% वाइल्ड लाइफ को हम खो चुके हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए, इतिहाद बिकम्स द फर्स्ट एयरलाइन टू फ्लाई द प्लास्टिक फ्री। ठीक है। यानी इतिहाद ये पहला एयरलाइन बन चुका है जो कि प्लास्टिक फ्री हो चुका है। प्लास्टिक फ्री। तो इतिहाद एयरवे कहां पर है? ये यूएई का एयरवेज है। किसका? यूएई का एयरवेज है इतिहाद एयरवेज शिप करियर है। हैज बिकम द फर्स्ट मेजर एयरलाइन इन द गल्फ रीजन टू ऑपरेट अ फ्लाइट विदाउट एनी सिंगल यूज प्लास्टिक ऑन द बोर्ड, यानी कि बिल्कुल प्लास्टिक फ्री हो चुका है। सीधा सा पूछेगा कौन सा एयरवेज और प्लास्टिक फ्री हो गया है? तो इतिहाद एयरवेज हो गया है, याद रखिएगा। अब लास्ट न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज। EU एम्स टू बी द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल